कि मुनीफ फारूक साहब, आप किस तरह वेन करते हैं इसके ऊपर, खास तौर पर ये कि जब एक राय ये सामने आई है कि शायद जो जो फैसला आया है, जो राय दी गई है, लेट्स नॉट कॉल इट फैसला, जो राय दी गई है उसमें कुछ कुछ ज्यादा ही उलझा दिया है फाजिल जजेस ने, जबकि हुकूमत कहती है कि भाई एक ऑप्शन दिखाई है उन्होंने, किस तरह से ओपन बैलेट हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी तफसील तो जैसे अभी आगाज़ में रीमा उमर साहिबा ने बताया है कि सवाल पूछा गया था इस रेफरेंस के अंदर। मेरे लिए बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के जो मुझे राय अच्छी लगी वो याया आफरीदी साहब की थी कि ये रेफरेंस क्वालिफाई नहीं करता, ये सवाल ही इतना बेतुका और बेढंगा था कि इसको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के एग्जैक्टली इसको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया जाता, क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि जो आपकी आइन के अंदर एक चीज़ अगर वो वाजे है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो उसके ऊपर आपने क्या तशरीह मेन ले लेनी है। वक्त ज़ाया करने वाला काम था, लेकिन चले ये किया गया। अब दो तीन बातें मुझे ये पढ़कर ज़रा ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। वो इसलिए, देखिए, एक तरफ आपने शुरू में ही जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी, दोबारा मैं कहूँगा राय दे दी कि जी आइन के तहत ये मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन होगा, बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जैसे कि अभी पहले रीमा साहिबा ने भी कहा, नहीं हुई। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, हैंस के सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन फिर आप बीच में क्या लिखते हैं, आप ये लिखते हैं कि जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। अब बाकी बातें तो अपनी जगह, और ये भी आप जब कह देते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि जी वो जस्ट और एक फेयर मैनर के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करवाए, तो वो तो हर इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो उसको बड़ा फेयरली कंडक्ट करवाए। अब ये राय जो आती है, मेरे नज़दीक यहाँ एक तजाद और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, आम पढ़ने वाले को भी ये समझ आ जाएगा। दूसरा, जो प्रेसिडेंट कोर्ट किया गया है, अगर आप उसका भी बगौर जायज़ा लें, वो रेडिली अवेलेबल भी है, उसकी खैर बड़ी डिटेल, हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अगर उसको सादा अल्फाज में देखा जाए, ये वही काम हुआ है कि आपने कोई चीज़ जब नहीं करनी हो ना, तो फिर आप ढूंढते हैं कि हमने कोई ऐसा रेफरेंस या ऐसा प्रेसिडेंट कोर्ट करना है, कोई ऐसी मिसाल कोर्ट करनी है जिसके ऊपर बेस करके हम अपना फैसला या राय दे सकें। पैनामा के अंदर जब आपने आगाज़ किया जी, मियाँ नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आगाज़ था एक गलत मामले का, कि आपने वहाँ रेफरेंस के तौर पर या प्रेसिडेंट के तौर पर कौन से फैसले कोर्ट किए। वो फैसले वो थे जिनमें लोग जाली डिग्री के ऊपर या डुअल नेशनैलिटी के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए फॉर लाइफ। आपने उस पर एक नई चीज़ अंदर ठोक दी और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। इसके अंदर भी कम अज़ कम वो जो मामला था, जितनी क्लैरिटी से आना चाहिए था और जितना सवाल पूछा गया था, सवाल सबको पता है, यही पूछा गया था जी कि क्या आइन के तहत होगा या इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करने से हो सकता है। जब आपने कह दिया कि ये आइन के ज़रिए होगा, तो आपको वहाँ रुक जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारा प्रोसेस आप कर लें। हम पैराग्राफ 5 की तरफ या पैराग्राफ 6 की तरफ देखते हैं, इसका अगर आप अलीना, इसका जो पैराग्राफ 3 है उसको भी आप देखें। आप इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप रूल्स बना लें, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि ये काम पार्लियामेंट का है कि वो कानून बनाएगी और पार्लियामेंट का ही हक है, वाकई पार्लियामेंट का काम है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने एक लफ्ज़ टेक्नोलॉजी लिख दिया है। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने दो बातें कह दी, एक तो जी कि बार कोड लगाएं या सीरियल नंबर्स लगाएं जी बैलेट पेपर्स के ऊपर 2 दिन के अंदर, अच्छा वो कहाँ से लगा दें। दूसरी बात यह है कि जी आपने बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया कि नहीं जी, अगर ये नहीं अमल दरामद करेंगे और ये बार कोडिंग नहीं करेंगे तो ये कंटेम्प्ट होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं आई वुड वॉन्ट टू स्टैंड करेक्टेड, आई वुड वांट टू गेट माई सेल्फ करेक्टेड ऑन दिस, बट मैंने इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़ा है। ये कहाँ लिख दिया गया है कि भाई आप इसको अगर ये बार कोडिंग नहीं करेंगे या इसको सीरियल नंबर इसकी नहीं करेंगे बैलेट्स की, तो आप कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आ जाएंगे। मसला ये है यहाँ पर कि यहाँ पर हर किसी को बसद एहतराम, अटॉर्नी जनरल साहब बड़े लायक आदमी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने ये कैसे आज ये इन्फर कर लिया है कि इस पूरे मामले के अंदर जो हुकूमत का मौक़िफ़ था, हुकूमत का जो पोजीशन थी, उसकी जीत हुई है, जबकि ये इस तरह का जो राय है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है किसी भी कानून समझने वाले के लिए, किसी भी कानून पढ़ने वाले के लिए। कि अभी तो जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें पता चलेगा कि किस बेस के ऊपर जाकर ये फैसला दिया गया है। कम अज़ कम मुझे पढ़ के अफसोस ही हुआ है, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत हुई, नहीं, आपका पहला सवाल ही वहाँ पर रिजेक्ट हो गया, नहीं भाई ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए नहीं हो सकता, ये आइन के ज़रिए होगा। सो आई डोंट नो कि ये मुझे इस बात से भी ज़्यादा, इस बहस से ज़्यादा कि जीत किसकी हार किसकी
की। मेरे लिए तो ये डिस्टर्बिंग है कि इस तरह की राय आ गई है और ये अपने आप में एक किस्म का एक रेफरेंस या एक प्रेसिडेंट बन गया है कि एक ऐसा मामला जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना ही नहीं चाहिए था, उसके ऊपर भी वो अब एक रेफरेंस के तौर पर कोर्ट होगा कि देखिए जी वहां भी राय ली गई थी। मेरे ख्याल में शायद डिटेल्ड जो रीजनिंग आएगी उससे हम कुछ अक्स कर पाएं, लेकिन कम से कम मैं मायूस हुआ हूं कि जो रीजनिंग सामने आई है। या आप बता दें, जस्टिफाई करें कि इलेक्शन एक्ट के जरिए करेंगे, या आपने अगर एक बात कह दी है तो आप वहां रुक जाएं कि भाई आइन के जरिए होगा, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी।